ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक लुक जो हमने चीज़ें अभी तक कवर करी उन चीज़ों के लिए, ठीक है। व्हाट वी हैव कवर टिल नाउ, तो वी स्टार्टेड विद द चैप्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हिस्ट्री, जिसमें हमको बेसिकली समझना था कि जावा क्या चीज़ है। सो जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहीं से सारी कहानी शुरू हुई थी कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ होती है। तो वी हैव सीन व्हाट लैंग्वेज इज, देन वी हैव सीन व्हाट programming languages are. So programming language is a means of communication between a user and a computer. और यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि कंप्यूटर का मीनिंग हमको नहीं पता था। सो वी हैव गॉन थ्रू द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। इस डेफिनेशन को कवर करने में अपने को 2 से 3 दिन लगे, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि लगता है इतना टाइम। बट इस डेफिनेशन को कंप्लीट करते करते हमको एक चीज़ समझ में आई कि कंप्यूटर भी एक डिवाइस है, एक मशीन है, एक बुद्धू बक्सा बोल सकते हैं उसको। इट इज़ अ डम मशीन विच इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ करेंट्स, और लैंग्वेज ऑफ करेंट्स को ही हम लोग बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हैं। सो कंप्यूटर बेसिकली natively understands only this language, which is machine language, which we also call it as binary language. Okay, सिर्फ इसी को वो नेटिवली समझता है, मतलब और कोई सी लैंग्वेज वो नेटिवली, मतलब बिना ट्रांसलेशन के और कोई सी लैंग्वेज नहीं है जिसको वो समझ पाए। ओके, सो इतनी चीज़ें हमने कंप्यूटर के डेफिनेशन तक के लिए सीखी थी, और हमने ये भी सीखा इस दौरान कि आखिर हम किस डिवाइस को कंप्यूटर कह सकते हैं और किसको नहीं, ठीक है। जैसे कि क्या टीवी, क्या फ्रिज, क्या बल्ब, क्या पंखा, इन सब चीज़ों को हम कंप्यूटर कह सकते हैं। सो वी सून रियलाइज्ड दैट कि every device around us is sooner or later becoming a computer, because everything is getting smart. Smart TV, smart fridge, smart watch, स्मार्ट ये स्मार्ट वो, हर चीज़ स्मार्ट होती जा रही है। मतलब एवरीथिंग इज गेटिंग कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, जिसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़। सो इस तरह से हमको समझ में आया कि एवरी डिवाइस इज सूनर और लेटर बिकमिंग अ कंप्यूटर। और हमने कुछ पॉइंट्स भी कवर करे थे कि इन 5 पॉइंट्स पे जो भी चीज़ सेटिस्फाई करेगी दैट विल बी नोन एज अ कंप्यूटर। और यहाँ पे हमने AC, DC और करंट के टाइप्स के बारे में बात करी, और ये मतलब काफ़ी सारी ऐसी बातें हुई जो अपने फिजिक्स से रिलेटेड थी, और जिनको और डिटेल में हमें पढ़ने को मिलेगा अनडाउटेडली फिजिक्स वाले चैप्टर में, जो फिजिक्स का आई बिलीव 9th या 10th चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये 2 चैप्टर्स हैं कुछ। सो वी विल सून बी स्टडिंग दोज थिंग्स ऑल्सो। देन वी रियलाइज्ड कि यहाँ पे कुछ इस डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स कवर करे थे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो समझ में आ गया था, फिर डेटा, इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो चीज़ें डिस्कस करी, जो कि सिर्फ थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। बाकी इन चीज़ों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको नहीं भी पता हो तो चलेगा। पर प्रोग्राम की डेफिनेशन वॉज द मोस्ट क्रूशियल वन, जो हमने डिस्कस करी थी लास्टली। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस्ड इंस्ट्रक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बस समझने की ये थी कि इट इज़ अ सेट ऑफ सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन। अब सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या सीक्वेंस में दिए जाते हैं टू कंप्लीट पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। और डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों से मिला के बेसिकली एक प्रोग्राम बनता है। अ कंप्यूटर इज इंस्ट्रक्टेड टू प्रोसेस डेटा विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। अ यूजर मेक्स यूज ऑफ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ दीज स्टोर्ड प्रोग्राम। ये चीजें हमने कल तक पढ़ी थी। बिना इस प्रोग्राम के हम कंप्यूटर से हेल्प या कंप्यूटर से काम नहीं ले सकते। हमने ये भी देखा था कल के लेक्चर में कि इन प्रोग्राम से मिलके बनता है एक सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम से मिलके एक सॉफ्टवेयर बनता है। जैसे अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ कर रहा हूँ, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इन सॉफ्टवेयर्स की अगर अपन बात करें तो ये सॉफ्टवेयर जो है, इसमें मैं कुछ भी टास्क परफॉर्म करूँगा तो उसके पीछे पर्टिकुलर कुछ न कुछ प्रोग्राम होगा जो प्रोग्राम चलता है। ओके, सो एक सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम से मिलके बना है, और एक प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। तो सबसे छोटे लेवल पे अगर अपन बात करें तो देयर आर इंस्ट्रक्शंस। इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ काम करने के लिए, ठीक है। हर मैन्युफैक्चरर, हर कंपनी जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करती है, वो अपने साथ में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको साथ में देती है कि मेरा प्रोसेसर ये इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करेगा। वो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं बेसिकली असेंबली लैंग्वेज में होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे अभी आगे, जनरेशंस देखने वाले हैं अभी हम। तो वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ उसी लैंग्वेज में होते हैं। उसका यूज़ करके फिर और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस बनाए जा सकते हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस में भी हो सकते हैं, जैसे C++ और जावा और एनी अदर लैंग्वेज।
ओके, सो सॉफ्टवेयर क्या होता है वहाँ तक भी हमने पढ़ा था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट ऑफ कैरेक्टर्स, उस लैंग्वेज को जो जो कैरेक्टर सपोर्ट करते हैं वो सब सीखने होते हैं। उसके बाद फिर हमें उस लैंग्वेज के सिंटैक्स रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, कुछ जैसे ग्रामेटिकल रूल्स या फिर व्याकरण अपने को जो रूल होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं, जिनके थ्रू हम उस लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंसेस फॉर्म कर पाते हैं। सो सेम जावा में भी एप्लीकेबल है, और हमने ये भी समझा था कि जावा लैंग्वेज या एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वे इजियर टू लर्न एज कंपेयर टू एनी अदर नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, इनको अगर अपने को सीखना हो तो इट इज़ मोर डिफिकल्ट। ओके, सो जावा को सीखना है तो अपन मुश्किल से 5 महीने 6 महीने में जावा लैंग्वेज सीख लेंगे। बट अगर कोई सी और लैंग्वेज सीखनी पड़ती है अभी अपने को, लाइक हिंदी या इंग्लिश, तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, आज भी शायद हम ढंग से नहीं सीख पाए। ये सब बातें हमारी कल तक हुई थी। हमें आज स्टार्ट करना था जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ से हमें प्रोसेस शुरू करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। Okay, so let's start with the generations of programming languages. अब generations of प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब कि कोई डे 1 में अपन ने कल बात करी थी ऐसी कि डे 1 में ये जावा लैंग्वेज या C++ बन के तैयार नहीं हुए थे। लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई हैं टाइम के साथ में, ठीक है, समय के साथ में धीरे धीरे इवॉल्व हुई। सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस आई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। मतलब अगर बात करें तो आज के टाइम में फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस होनी चाहिए थी, जो यूज़ में आनी चाहिए थी काफ़ी अच्छे से, लेकिन स्टिल अभी भी फिफ्थ जनरेशन इतनी यूज़ में ना आते हुए थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस का ज़्यादा बोलबाला है। मतलब मेजोरिटी टाइम जिन लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, दोज पीपल प्रिफर थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। और मेरा जो पर्सनली मानना है वो ये कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस अभी इतनी आसानी से मार्केट से बाहर जानी भी नहीं है। 20 ईयर्स तो हो चुके हैं। 1990 में जैसे मेरे हिसाब से अगर आप मान के चलो 1985 में C++ लैंग्वेजेस आई 1980s के आसपास में। सो 1980s से आज 2020 मतलब 40 ईयर्स हो चुके हैं। 40 ईयर्स से आज भी C++ लैंग्वेजेस मार्केट में यूज़ में आती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि C++ कोई पर्टिकुलर चीज़ों के लिए C++ यूज़ में आ रही है, किसी को कुछ डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो जावा, कोई दूसरे पर्टिकुलर टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए पाइथन यूज में आती है, जैसे स्पेसिफिकली साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए। तो सब ने अपना अपना एरिया पकड़ लिया है। अब सब लैंग्वेजेस अलग अलग तरह के डोमेन्स में, अलग अलग तरह की चीज़ों में काम में आती हैं, पर कोई भी लैंग्वेज मार्केट से पूरी तरह से बाहर नहीं हुई। ये सारी लैंग्वेजेस अभी भी मार्केट में मौजूद हैं, और मेरा मानना है 40 साल के बाद भी ये लैंग्वेजेस अभी भी मार्केट में जिंदा रहेंगी। भले ही प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस या नेचुरल लैंग्वेजेस मतलब फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस मार्केट में रहेंगी। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में हमारी जावा है जो आपको यहाँ दिख रही है, जिसको अपने को पढ़ना है। इसमें कुछ एक चीज़ के ऊपर और ध्यान देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझें कि जो फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन जाने में डिफरेंस क्या पड़ा। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस जो होती थी उन्हें मशीन के नज़दीक माना जाता था, दे आर नियर टू मशीन। नियर टू मशीन मतलब कि उसमें जब भी आप कोडिंग लिखते थे तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझ सकता है। जैसे कि मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज मतलब जीरोज एंड वंस में जो भी चीज़ें लिखते थे कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझ लेता था। सो अपन इसलिए उसको बोलते हैं इट इज़ नियर टू मशीन। लेकिन हमारे लिए समझना बहुत डिफिकल्ट थी वो चीज़ें, सो इसीलिए बोला डिफिकल्ट टू लर्न एंड प्रोग्राम। 0101 में सोचो, अगर पूरा प्रोग्राम तुमको 0101 में लिखना है, अब मैंने तुमको बोल दिया कि इस प्रोग्राम में कहीं पे 71 लिखा हुआ है ना, 01 के फॉर्म में लिखा है लेकिन 71 लिखा है, उसको 72 कर दो। अब तुम्हें उसको ढूंढना और उसको ढूंढ के सही करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती, क्योंकि वो सब 0101 में है। कोई 71 तो लिखा हुआ दिख नहीं रहा है अपने को कि अपन सीधे जाके 72 कर दें। सो बेसिकली सबसे स्टार्टिंग की जो लैंग्वेजेस थी मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, दे वर वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एंड प्रोग्राम। 0101 में सीखना बहुत डिफिकल्ट होता था, सर खपा जाता है। एंड बिलीव मी, मैंने भी काफ़ी टाइम 001 में काम करा है। इनिशियली मैंने एक कंपनी में जॉब की है इंदौर में, द नेम इज साबा सॉफ्टवेयर, सॉरी नॉट दी साबा, इम्पीटस ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इम्पीटस की कंपनी थी, क्लियरटेल नाम से। उस कंपनी में मैंने जॉब किया है। तब वहाँ पे हम लोग जब काम करते थे तो हमारा नेटवर्क्स के ऊपर ही काम होता था। मतलब नेटवर्क्स पे जो डेटा आता है हमें उस डेटा को एनालाइज करना होता था, और वो सारा डेटा जो था वो सारा 0101 के फॉर्म में होता था। ठीक है, हमें उन 0101 से आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि ये डेटा क्या है एक्चुअली। हम उस पैकेट को समझते थे ये डेटा जो है ये इमेज है,
किसी ने कोई मैसेज भेजा है, टेक्स्ट है, या फिर ये कोई डॉक्यूमेंट है, या कोई ये मूवी की फाइल है, वीडियो है, व्हाट इज दिस, ये डेटा किस तरह का है, हमें वो पता करके और उससे वो डेटा बनाना पड़ता था। सो बेसिकली 0101 में मतलब सर घूम जाता है, हो सकता है सपने के अंदर भी वही चीज़ आए जब सिर्फ दिन भर 0101 में काम करोगे। सो बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती थी जब इनिशियली मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में काम करना पड़ा, और ये आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे आपको आज भी मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जो बिना कन्वर्जन के चलती है, और क्योंकि बिना कन्वर्जन के इसका प्रोग्राम चलता है तो इसी में लिखा हुआ प्रोग्राम वुड बी द फास्टेस्ट, सबसे फास्ट प्रोग्राम जो होगा वो सिर्फ इसी में लिखा जा सकता है। इसलिए देखो यहां पे लिखा फास्टर एंड एफिशिएंट। सो ध्यान से देखना वापस, मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम नियर टू मशीन है, फास्टर है, एफिशिएंट है, डिफिकल्ट टू लर्न एंड प्रोग्राम। इन्हें लर्न करना और प्रोग्राम करना डिफिकल्ट है अनडाउटेडली। इसकी जगह अगर अपन बात करें, जैसे जैसे अपन नीचे बढ़ते जाएंगे, 5th जनरेशन की ओर बढ़ेंगे, तो दे विल बी नियर टू ह्यूमन बीइंग, मतलब हमें आसानी से समझ में आएंगे, इजी टू लर्न एंड प्रोग्राम। इनका यूज करके इन लैंग्वेजेस को हम आसानी से सीख सकेंगे और सीख के आसानी से प्रोग्रामिंग बना पाएंगे, ताकि हर कोई प्रोग्रामिंग कर सके। आज व्हाइट हेड जूनियर का नाम सब लोगों ने सुना होगा। दिस इज अ कंपनी विच हैज बीन परचेज्ड बाय बायजूस। बायजूस ने इसको रिसेंटली परचेज करा, टेक ओवर करा है, और ये कंपनी का काम है बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए। ये प्रमोशन मतलब ऐसे ही करती है कि बच्चों को जेम्स बॉन्ड बनाएगी जैसे, ठीक है, जो बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, वो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला काम चल रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोज भी देखने को मिलेंगे व्हाइट हेड जूनियर के। बट स्टिल कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में बच्चा भी, आप भी बच्चे ही हो, राइट, 9th-10th क्लास के आर स्टिल कंसिडर्ड एज किड्स। सो आप 9th-10th क्लास के अंदर हो, लेकिन आप लोग प्रोग्रामिंग सीख पा रहे हो, और आप में हर बच्चा, मतलब क्लास में ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 बच्चे या 10 बच्चे प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। क्लास में अगर मान लो आप लोगों की स्ट्रेंथ है 90 स्टूडेंट्स आर देयर, आप लोग 90 स्टूडेंट्स एटलीस्ट हो गए आई बिलीव, जो 10th क्लास का स्ट्रेंथ रहने वाला है आप लोगों का। सो आप सब लोग बेसिकली प्रोग्रामिंग सीख पाओगे। आप में से कोई 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करेंगे, उनको छोड़ के बाकी सब लोग प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। प्रोग्रामिंग बहुत इजी है, जैसे अपनी बात हुई थी कि नेचुरल लैंग्वेजेस से भी इजी है, मतलब हिंदी इंग्लिश अगर तुम सीख सकते हो तो प्रोग्रामिंग सीखना तो कोई चीज ही नहीं है। प्रोग्रामिंग इज वेरी इजी एक्चुअली, ठीक है। सो बट सिर्फ सिस्टमेटिकली चलेंगे, प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। सो वापस आते हैं अपन इस जगह। आपको ये तो समझ में आया, जैसे जैसे जनरेशन्स आगे प्रोसीड करती गई, लैंग्वेजेस सीखने में समझने में इजी होती गई, और नियर टू ह्यूमन बीइंग हैं वो चीज़ें। अब इस कारण से इनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होनी चाहिए, या इसमें लिखा हुआ प्रोग्राम थोड़ा स्लो चलना चाहिए। डेफिनेटली स्लो चलेगा, लेकिन एक चीज़ और साथ में चेंज हुई। जैसे जैसे हम 1st जनरेशन से 5th जनरेशन की ओर बढ़ रहे थे, तब ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर भी तो इवॉल्व हो रहा था, वो भी तो इंप्रूव हो रहा था। जो आपका प्रोसेसर आज से 10 साल पहले के आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर लगे हुए आ रहे थे, और आज के प्रोसेसर्स की अगर बात करें तो आज आपके सेलफोन में आपके कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के सेलफोन में आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली जो लोग फ्लैगशिप वाले सेलफोन्स यूज करते हैं, जैसे सैमसंग गैलेक्सी S9, S10, S20, S21 या एप्पल आईफोन। ये चीजें अगर आप यूज करो तो आपको प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त मिलेगा जो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में भी नहीं होगा उतना प्रोसेसिंग। सो कहने का मतलब हार्डवेयर भी तेजी से इवॉल्व हुआ। अब हार्डवेयर या प्रोसेसिंग पावर भी आपकी इंप्रूव हुई, तो भले ही आपकी लैंग्वेज, आप 5th जनरेशन लैंग्वेज में आए जिसमें जब प्रोग्राम लिखोगे तो धीरे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोसेसिंग पावर बढ़ गया प्रोसेसर का, तो इस कारण से वो भी बहुत अच्छी स्पीड से चल पाता है। शायद मशीन लैंग्वेज की स्पीड जो पुराने जमाने में होती थी, वही उससे भी ज्यादा फास्ट स्पीड आज नेचुरल लैंग्वेजेस में लिखे हुए प्रोग्राम या प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज या C++, जावा में लिखे हुए प्रोग्राम्स की होती है। सो शॉर्ट में कहने का मतलब, स्पीड से अब कोई लेना देना नहीं है किसी को भी, क्योंकि कंप्यूटर वैसे ही बहुत फास्ट हो गए हैं, स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने को, ठीक है। सो हमारी जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम विल ऑल्सो बी इक्वली फास्ट, ठीक है, ओके। पर आपको बेसिक पता होना चाहिए, पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये कहानी समझाई। हाँ, अनडाउटेडली आज अगर मेरा ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप पे अगर मैं जावा में लिखा हुआ प्रोग्राम चलाऊं और एक तरफ मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम रन करूं, तो दोनों में डिफरेंस होगा किसी हालत में, और मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम फास्ट चलेगा, वे फास्ट चलेगा एज कंपेयर टू जावा, ठीक है। और
आज भी आपको आश्चर्य होगा कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का यूज़ आज भी हो रहा है। ठीक है, भले ही हम थर्ड जनरेशन पे आ गए, लेकिन स्टिल फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में प्रोग्रामिंग होती है। जैसा मैंने आपको बताया, मैं जब कंपनी में जॉब करता था तब हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन पे भी काम करा है, सेकंड जनरेशन पे भी काम करा है। ओके, और आईसीएसई बोर्ड में 11th क्लास में सेकंड जनरेशन लैंग्वेज जो है असेंबली लैंग्वेज हुआ करती थी। अब पढ़ने को नहीं मिलती अपन लोगों को, लेकिन इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि जब असेंबली लैंग्वेज हम लोग पढ़ते थे तो हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी आती थी कि आखिर हमारा ये जो प्रोसेसर है ये हमारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता कैसे है। और प्रोसेसर में तो सब 0101 के फॉर्म में सारा काम होता है, और हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जो भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, अल्फाबेट्स होते हैं हमारे केस में, ABCD XYZ डिजिट्स होते हैं। इन चीज़ों को कंप्यूटर का प्रोसेसर कैसे समझ पा रहा है। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन अब वो चीज़ हटा दी गई सिलेबस में से, 11th में भी अब सिलेबस में नहीं होती है। इट वॉज मतलब वेरी सैड, बट कॉलेज लेवल में आने के बाद आपको डेफिनेटली, अगर आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लोगे इंजीनियरिंग में, या बीटेक करोगे, या BE BTech और BCA MCA ये चीज़ें करोगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ये असेंबली लैंग्वेज पढ़ने को मिलेगी, बहुत अच्छी लैंग्वेज होगी। एक सब्जेक्ट होगा, बस एक सब्जेक्ट पढ़ के और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली टुगेदर फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस, ये दोनों जो जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं, टुगेदर दे आर नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। इन्हें लो लेवल कहा जाता है और बाकी सबको हाई लेवल। क्यों लो लेवल कहा? इनका लेवल लो है। ठीक है, ये कंप्यूटर की एंगल से अगर अपन देखें तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये कंप्यूटर के सर के ऊपर से जाती हैं, इसलिए इनको हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। क्यों जाती है कंप्यूटर के सर के ऊपर से? क्योंकि कंप्यूटर भाई तो डब्बा है, मशीन है, इट कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। तो बाकी सारी लैंग्वेजेस इसके लिए हाई लेवल हो गई। हाँ, कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को भी नहीं समझ सकता, असेंबली लैंग्वेज भी कंप्यूटर नहीं समझ सकता, फिर भी लो लेवल क्यों कहा? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को बहुत आसानी से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो बहुत इजी प्रोसेस होती है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होता है वहाँ पे, मतलब बहुत एफिशिएंसी रहती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन बहुत एफिशिएंट होता है वहाँ पे ये सब चीज़ें। सो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड या प्रोग्राम भी कंप्यूटर नहीं समझ सकता। सो कैसे समझ पाएगा? उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर तो रखना ही पड़ेगा। जैसे हमने अभी बीच में रखा था, एक बंदे मेरे को उससे बात करना था, मैं नाम बोल रहा हूँ, किससे बात कर रहा था मैं उस दिन, उसके लिए अपन ने बीच में अर्श, ओके, अपन ने बीच में उसके लिए ट्रांसलेटर रखा था एक। वो ट्रांसलेटर जो था उसका काम था, मेरे को हिंदी आती है, उसको तमिल आती थी, तो वो ट्रांसलेटर जो था वो ये ट्रांसलेशन करता था हमारे लिए। ऐसे ही यहाँ पे भी कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज आती है, हम कोड लिख रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो इसलिए हमको एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। ठीक है, सो असेंबली लैंग्वेज तक की कहानी तो आई बिलीव आप लोगों को यहां तक समझ में आई। लेट्स प्रोसीड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चीज के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास में अभी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की लैंग्वेजेस हमने देख ली। लेट्स कम टू थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। सबसे पहले थर्ड स्टार्ट करते हैं, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इनिशियली है प्रोसीजर ओरिएंटेड, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये क्या चीजें हैं, ये क्यों वर्ड्स हैं, अभी बात करेंगे इनके बारे में, एक छोटा डिस्क्रिप्शन जरूर लेंगे। अब हमारी जावा जो है वो थर्ड जनरेशन के भी सेकंड पार्ट में आती है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में। ठीक है, दीज वर न्यूअर लैंग्वेजेस। प्रोसीजर ओरिएंटेड पुरानी थी, उनसे न्यू जो थी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस थी। ठीक है, C++, जावा, C#, पाइथन, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। और आज के टाइम में बोलबाला जो है, मतलब मार्केट शेयर जो सबसे ज़्यादा है वो इन्हीं लैंग्वेजेस का है। इसमें भी सबसे ज़्यादा मार्केट जिसने कैप्चर कर रखा था वो जावा थी, लेकिन जावा को बहुत अच्छे से टक्कर दी है पाइथन ने। ओके, और इसके अपार्ट फ्रॉम C++ और C#, ये भी लैंग्वेजेस हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं अभी भी। ठीक है, इन सबको भी लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इनको यूज़ करते हैं, और इनका यूज़ करके सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यूज़ करते हैं। मार्केट बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये चीज़ और बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज के टाइम में डिमांड ही सबसे ज़्यादा कोडर्स की है, जो लोग कोडिंग कर सकें, मतलब जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर सकें, सबसे ज़्यादा डिमांड इन्हीं लोगों की है। तो ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है सब चीज़ें।
इसीलिए नई और बेहतर और ईजियर लैंग्वेजेस की ज़रूरत थी, इसलिए पाइथन ने बहुत जल्दी पिकअप करा, क्योंकि पाइथन जो थी वो बहुत ईजी है करने के लिए, ठीक है। लेकिन डोंट रिग्रेट, अपन जावा भी सीखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जावा को सीखने के बाद आई गारंटी यू कि आप कोई सी भी लैंग्वेज खुद से पढ़ के सीख पाओगे, चाहे वो सी हो, C++ हो, C# हो या पाइथन हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, यू विल बी एबल टू। ओके, सो अभी हमको ये नहीं पता ये प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या चीज़ लिखी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या लिखा है, सर के ऊपर से जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि जावा हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जो है वो कौन सी लैंग्वेज है, वो हाई लेवल है। तो इस तरीके से हमारी जावा की डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन थी जावा की, जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको जावा की डेफिनेशन का एक एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जावा हाई लेवल क्यों है, क्योंकि वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस सारी हाई लेवल होती हैं, ठीक है। देन इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं बस, ठीक है, जस्ट वेट। तो जावा इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग भी आप लोगों को क्लियर हो गया। सो आपको बेसिकली जावा की डेफिनेशन अब क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब कोई भी आपसे पूछो तो आपको पता होना चाहिए कि हाई लेवल क्यों है, वो क्यों है, क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन जो होती हैं वो आर कंसिडर्ड एज हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है, और स्टार्टिंग की फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन टुगेदर आर कंसिडर्ड एज लो लेवल लैंग्वेजेस। ओके, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू ह्यूमन बीइंग, इजी टू लर्न एंड प्रोग्राम और इजी टू डीबग, मतलब उनमें एरर्स को ढूंढ के दूर करना भी बहुत आसान होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस में, ये सब चीजें थी। चलो लेट स्टार्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज, मतलब यहां से कहानी शुरू करते हैं, कैसे इवॉल्व करते करते हम जावा तक पहुंचेंगे। लेट्स सी। ठीक है, सो इनिशियली सबसे पहले जो लैंग्वेज आई दैट वी कैन कॉल इट एज, कि सबसे पहले जो आई थी देवर मशीन लैंग्वेज, ठीक है, वो सब मशीन लैंग्वेज थी। अब जो मशीन लैंग्वेज थी इसमें जब कोडिंग लिखनी होती है, जब प्रोग्राम बनाना होता है, तो 0 1 1 0 1 0 1 0 1 सारा प्रोग्राम, सारा कोड जो होता है वो सिर्फ 1 0 1 0 1 0 कुछ इनकी सीक्वेंसेस होती है, ठीक है। सो इसमें प्रोग्राम बनाना, इसमें प्रोग्राम लिखना कितना डिफिकल्ट होता होगा। तो उस टाइम पे प्रोग्राम छोटे भी होते थे, बहुत बड़े प्रोग्राम लिखते भी नहीं थे लोग, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम की साइज बढ़ती जाएगी, आपको इसमें कोई चेंजेस करना पड़े तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, इसको समझना भी बहुत डिफिकल्ट। और मशीन लैंग्वेज में हर चीज के लिए जो कोड होता था वो सब 0101 में होता था। जैसे मान लो मुझे एडिशन करना है या मुझे सब्ट्रैक्शन करवाना है, तो इन सब चीजों के लिए कुछ कोड होता था, और वो भी 010101 कुछ फॉर्मेट में होता होगा, ठीक है। तो आपको ये कोड्स याद करने पड़ते थे, तो कितना डिफिकल्ट हो गई ये चीज। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको कंप्यूटर को देने हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस बाइनरी फॉर्म में ही होते थे, और इसीलिए उन सबको आपको याद भी करना है तो बाइनरी में ही याद करना पड़ता था। सो हो गया डिफिकल्ट ये चीज। सो मशीन लैंग्वेजेस वर वेरी डिफिकल्ट, बट क्योंकि नेटिवली कंप्यूटर को समझ में आती, कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता था, इसीलिए दे वर फास्टर, ठीक है। ओके, चलो, तो मशीन लैंग्वेज की प्रॉब्लम सबको क्लियर है कि सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है मशीन लैंग्वेज में। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आगे बढ़े, और आगे चल के आई असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब ये जो असेंबली लैंग्वेज आई, इस असेंबली लैंग्वेज में क्या किया गया, इस असेंबली लैंग्वेज में आपको ये कोड ना याद रखते हुए आपको ये वाले कोड्स याद रखने थे, और ये कोड आपको कंपनी खुद देती थी। जिस भी कंपनी का प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो वो कंपनी आपको अपनी असेंबली लैंग्वेज में यूज आने वाले इंस्ट्रक्शंस की एक चार्ट, एक लिस्ट आपको देती थी। अब उस लिस्ट के अंदर आपको ऐसे सारे कोड मिलते थे, और उनके नाम भी यही होते थे, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल हो सकता है, डिवीजन के लिए डिव हो सकता है, ठीक है, कॉपी के लिए सीपी हो सकता है, मूव के लिए एमवी हो सकता है। ऐसे इंस्ट्रक्शंस, कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते थे, ठीक है। तो इस तरह के कोड मिलते थे। ऑब्वियस सी चीज है कि दीज कोड्स वर इजियर देन हमारी मशीन लैंग्वेज में जो हमको लिखने पड़ रहे हैं, राइट। मशीन लैंग्वेज से तो इजी है, लेकिन स्टिल हमें ये सारे कोड याद रखने पड़ते थे, और हर प्रोसेसर के लिए ये कोड अलग अलग हो सकते थे। इंटेल कंपनी वालों ने प्रोसेसर बनाया तो उनका कोड अलग,
मोटोरोला कंपनी वालों ने प्रोसेसर बनाया, उनका उनके साथ में चार्ट या लिस्ट एक अलग कोड्स की आ सकती है, ठीक है। इसके बाद क्वालकॉम कंपनी वालों ने बनाया तो वो अलग लिस्ट दे सकते हैं। और चलो वो छोड़ो, मान लो इंटेल कंपनी वालों ने ही जब अपने को प्रोसेसर बना के दिया, तो इंटेल के भी अलग अलग प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो प्रोसेसर आया, मान लो 8086 नाम से एक प्रोसेसर था, ठीक है, फिर 8088 करके एक प्रोसेसर आया, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके प्रोसेसर की जनरेशंस भी चेंज होती गई। फिर पेंटियम 4 प्रोसेसर्स आए, P4 नाम रखा गया उनका, है ना, P4 बोलते हैं। इसके पहले P3 आए थे, फिर इसके बाद धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, फिर इंटेल कोर i3 प्रोसेसर आए। तो इंटेल के भी अलग अलग प्रोसेसर्स में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं डेफिनेटली। तो आपको हर प्रोसेसर के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस ध्यान रखना है। सर ये तो बड़ी मगजपच्ची हो गई। मतलब प्रॉब्लम समझना, मैंने अगर असेंबली लैंग्वेज का यूज करके अगर कोई प्रोग्राम लिखा, तो ऑब्वियसली मैंने जो प्रोग्राम लिखा वो जिस प्रोसेसर के लिए लिखा वो सिर्फ उसी प्रोसेसर पे चल पाएगा। 8086 वाले प्रोसेसर के लिए लिखा क्योंकि मैंने उसके इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट में से चीजें उठाई थी, तो सिर्फ उसी के ऊपर चलेगा। मैं अगर उसी में लिखे हुए प्रोग्राम को 8088 पे ले जाके चलाऊं तो शायद ना चले। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोड यूज करा मल, और मल नाम का कोई कोड 8088 प्रोसेसर सपोर्ट ही नहीं करता है, या इंटेल कोर i3 वाला प्रोसेसर अपना सपोर्ट ही नहीं करता है मल नाम का कोड। उसके अंदर उसका नाम है, उन्होंने नाम रख दिया है मल की जगह इनटू, से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है ना, उनने कोड रख रखा है इनटू, तो हमारा प्रोग्राम उसमें तो चल ही नहीं पाएगा। मतलब असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स की बड़ी मुसीबत थी। क्या मुसीबत थी? कि ये असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स पोर्टेबल नहीं थे। मतलब जिस कंप्यूटर के लिए लिखे, जिस प्रोसेसर के लिए लिखे, सिर्फ उसी पे चलेंगे, पहली चीज। दूसरा, इतने सारे कोड याद करने और हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग याद करने हैं। तीसरा, अभी भी इसमें जब इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते थे तो बड़े गंदे लिखने पड़ते थे। जैसे एडिशन करवाना है मेरे को 2 नंबर्स का, तो मुझे लिखना पड़ेगा ADD 5,7, 2 नंबर्स मैंने दिए, वो इनका सम कराएगा। सम कराने के बाद रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, वो रिजल्ट मुझे प्रिंट कराना है या क्या करना है, तो उसके लिए मुझे 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी कम से कम। बिलीव मी, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में इतना सब होता है। असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखना आसान नहीं है। असेंबली लैंग्वेज में सिर्फ एडिशन कराने के लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता है, सिर्फ एडिशन, जो चीज जावा में बहुत ईजी तरीके से होगी, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज भी वॉज डिफिकल्ट। सेकंड, असेंबली लैंग्वेज में और क्या इशू था? इशू ये था कि जैसे जैसे आपका प्रोग्राम बड़ा होते जाएगा, बहुत बड़ा होते जाएगा, उस प्रोग्राम को मैनेज करना, मॉडिफाई करना, एडिट करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। ये कुछ इश्यूज थे। इन इशू को और क्लियरली समझाता हूं जब अपन थर्ड जनरेशन में आए। अब लेट्स कम टू थर्ड जनरेशन। ये सेकंड जनरेशन थी, ये फर्स्ट जनरेशन थी, लेट्स कम टू थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमारे पास में आई प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। एंड प्लीज बिलीव मी, मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं बहुत काम की है। इसलिए काम की क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे सिलेबस में है, हमें वो समझने हैं, और वो सिर्फ तभी समझ में आएंगे जब हम पहले थोड़ी सी जनरेशन पुरानी पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा पुरानी जनरेशन, लेकिन इतना तो पढ़ना ही रहेगा। ओके, सो लेट्स कम टू प्रोसीजर ओरिएंटेड। अच्छा, इसके पहले असेंबली लैंग्वेज में ये जो कोड्स लिखे हैं हमने, दीज कोड्स आर नोन एज नेमोनिक्स। इनको निमोनिक्स कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज में। हो सकता है आपने 6th 7th स्टैंडर्ड में कभी ना कभी ये वाला वर्ड कहीं ना कहीं सुना हो। इसमें P साइलेंट होता है एंड दे आर नोन एज निमोनिक्स। सो निमोनिक्स हर प्रोसेसर के लिए अलग अलग और हमको याद करने पड़ते थे। लेट्स कम टू प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब आए हम धीरे से असेंबली लैंग्वेज से आगे बढ़े और थोड़ा सा प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की तरफ बढ़े। ओके, चलो, तो अब क्या हुआ, प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या नया चेंज किया गया और इसका नाम प्रोसीजर ओरिएंटेड क्यों रखा, ये भी समझते हैं, है ना। अब चीज ऐसी है कि यहां पे क्या किया गया प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में, अभी तक आप जो प्रोग्राम लिख रहे थे पूरा एक ही पेज, एक ही फाइल पे, एक ही फाइल में सारा कोड लिख देते थे और ये पूरा कोड एक साथ लिखा हुआ होता था। इनमें कुछ ग्रुपिंग नहीं करी हुई हो सकती थी, ग्रुपिंग करने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी। तो इस कोड में जब भी कुछ चेंज करना पड़ता था तो मुझे स्टार्टिंग से पूरा कोड चेक करना पड़ेगा कि किस वाले कोड में एरर है। मान लो यहाँ पे 5000 लाइन्स हैं, हो सकता है प्रोग्राम में बिल्कुल हो सकती हैं, नॉर्मल प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स जब बनते हैं तो बहुत बड़े बनते हैं। सो 5000 लाइन्स अगर आपके प्रोग्राम में है तो मुझे अगर कोई एरर ढूंढनी है तो ये पूरी 5000 लाइनें मुझे खंगालनी पड़ती थी। मतलब इनको पूरे को गो थ्रू करना पड़ेगा मुझे, लाइन से स्टार्टिंग से मैं चेक करूंगा कि कहाँ पे जाके इशू है, कहाँ पे एरर है, और फिर उस एरर को दूर करना पड़ता था, जो बहुत डिफिकल्ट, बड़ा क्लमजी जॉब था,
ठीक है। और इस प्रोग्राम को मान लो गलती से, ये प्रोग्राम मैंने बनाया 5000 लाइन का, मैंने कंपनी में जॉब कर रहा था और मैंने 5000 लाइन का प्रोग्राम बनाया, लेकिन मेरी कंपनी तो थी नहीं, तो मैंने जॉब छोड़ दी, मैं किसी और कंपनी में गया, मुझे अच्छा पैकेज मिल गया तो मैं वहां स्विच कर गया। अब यहाँ पे अपना बंदा था, मान लो कोई यहाँ पे स्वप्निल करके बच्चा था, ये स्वप्निल इस कंपनी को ज्वाइन करता है और इसको मेरा प्रोग्राम मिलता है और बोला जाता है कि इस प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है, इस एरर को दूर करो। अब प्रोग्राम जब स्वप्निल जब मेरे प्रोग्राम को देखता है तो बहुत देर तो बैठ के अपना सर खुजाता है, बोला ये कौन नालायक आदमी था जिसने ये क्या कोड लिखा है, पता नहीं क्या लिख के गया वो। अब उस पूरे कोड को उसको खंगालना पड़ेगा कि इसने करा क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, वो पहले समझेगा, उसके बाद उस एरर को दूर कर पाएगा, जो समझना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज इट इज असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, कितना अच्छा होता अगर किसी तरीके से इन 5000 लाइनों को हम कुछ ग्रुपिंग कर सकते, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जैसे 500 लाइनें, 500 लाइन सॉरी एक ग्रुप बना देते 500 लाइन का, अगला ग्रुप बना दिया 700 लाइंस का, एक ग्रुप बना दिया 1000 लाइंस का, एक ग्रुप बना दिया 200 लाइंस का। अलग अलग ग्रुपिंग कर पाते, कैसे कर पाते, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रोग्राम को तोड़ते। कहने का मतलब इस प्रोग्राम में बहुत सारे छोटे छोटे काम हो रहे होंगे, ये पक्की बात है। अगर 5000 लाइन का प्रोग्राम है तो उसमें कुछ छोटे छोटे काम हो रहे होंगे और बहुत सारे हो रहे होंगे। तो वो जो छोटे छोटे काम है, आपको बस छोटे छोटे कामों को तोड़ना है, आइडेंटिफाई करके अलग अलग ग्रुप कर दो। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे एक मॉड्यूल। आपने छोटे छोटे से मॉड्यूल्स बना लिए, तो एक प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और मॉड्यूल्स बना लिए। उन मॉड्यूल्स को हम प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में किया ही ये गया कि इसमें हमें फैसिलिटी मिली छोटी छोटी प्रोसीजर्स बनाने की। प्रोसीजर का ही दूसरा नाम मेथड या फंक्शन है, जो आप लोग 9th क्लास में कहीं ना कहीं सुन चुके हो या पढ़ चुके हो। बिना मेथड्स या फंक्शन के हम हमारा प्रोग्राम बनाते ही नहीं है। जावा के अंदर तो प्रोग्राम शुरू ही मेन मेथड से होता है, मेन फंक्शन से होता है, बराबर। उसके अलावा भी हम जो भी मेथड्स या फंक्शंस बनाते हैं, मतलब हम छोटे छोटा मॉड्यूलर कोडिंग करते हैं। इससे क्या फायदा मिला? इससे फायदा ये मिला कि मान लो अगर हमें कभी एरर ढूंढ के दूर करनी पड़ जाए, तो अब हमें इतना पता होगा कि अच्छा इस वाली मेथड में एरर है, तो जिस मेथड में जिस फंक्शन में एरर है सीधे हम उसी को दूर करेंगे। हमें पूरी 5000 लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उस पर्टिकुलर मेथड में जाएंगे। उस मेथड में अगर 700 लाइनें तो सिर्फ 700 देखनी पड़ेगी, कम से कम 5000 लाइनें नहीं देखनी पड़ेगी। एंड बिलीव मी, प्रैक्टिकली कोई भी मेथड या फंक्शन हम 700 लाइन का भी नहीं बनाते हैं। आमतौर पे जो मेथड या फंक्शन बनते हैं, मुश्किल से उसके अंदर अगर 50 लाइन या 100 लाइन हो गई तो बहुत बड़ी बात है। ये मैक्सिमम बोल रहा हूं, मतलब इससे ज्यादा लाइन का रियल लाइफ में मैंने नियरली 3 to 4 ईयर्स सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब करा है। मैंने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए हैं, और मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर अभी तक बनाए और जितने भी मैंने लोगों को बनाते हुए देखा, वहां जो कोड देखे, कहीं भी 50-100 लाइन से ज्यादा का मेथड होता ही नहीं कभी भी। ठीक है, सो बिकॉज इतना छोटा होता है ये सब चीजें, तो इसके अंदर एरर को ढूंढ के दूर करना बहुत आसान हो जाता है। एंड सो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस जो भी आई, उन सब के अंदर अपने को फैसिलिटी थी। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कौन कौन सी थी? सी, पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रान। आप सिर्फ इसमें से एक नाम याद रख लो, सी तो भी काम हो जाएगा, सी लैंग्वेज। ये जितनी भी लैंग्वेजेस थी, ये अपने को फैसिलिटी देती थी कि आप अपने प्रोग्राम को मॉड्यूलर कर सकते हो, छोटी छोटी मेथड्स बना सकते हो, फंक्शंस बना सकते हो, जिसको प्रोसीजर भी कहते हैं। सो दैट्स व्हाई इन लैंग्वेजेस को कहा गया कि दीज लैंग्वेजेस वर प्रोसीजर ओरिएंटेड। ओरिएंटेड मतलब इनका फोकस था प्रोसीजर्स बनाने पे। ओरिएंटेशन किस चीज पे था? पूरा फोकस किस चीज पे था? प्रोसीजर्स बनाने पे फोकस किया जाता था। सिर्फ कोड लिखने पे फोकस नहीं करते थे, छोटे छोटे प्रोसीजर्स बना दिए। जैसे एक सम करने के लिए, एक फैक्टोरियल के लिए एक प्रोसीजर अलग बना दिया, फिर इसके अंदर कोड लिख दिया। फिर इसके बाद आपने रिवर्स करने के लिए एक प्रोसीजर अलग बना दी, ठीक है, फिर आपने उसके अंदर कोड लिख दिया। सबके लिए अलग अलग प्रोसीजर बनाई गई। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, एंड अनडाउटेडली दे वर बेटर देन असेंबली लैंग्वेज। एक छोटा सा एग्जाम्पल से और बता के वाइंड अप कर रहा हूं। एग्जाम्पल ये छोटा सा कि आप खुद समझो कि एक अलमारी अगर आपके घर में है और उस अलमारी के अंदर कोई कंपार्टमेंट्स या मॉड्यूल्स नहीं होते, मतलब टुकड़े में नहीं होती वो अलमारी, उसमें कोई शेल्व्स नहीं होते, और आपको उसमें सामान जमाना पड़ता, तो आप कैसे जमाते हैं? आपका सारा सामान अंदर ठूस ठूस के भर देते, किताबें कपड़े सब एक साथ भरे हुए होते हैं, और बंद करना है तो अलमारी को कैसे तैसे कमर से धक्का लगाया, ऐसे करा, और उसके बाद डोर को कैसे तैसे बंद कर दिया। अब सामान निकालने की बारी आई। जब सामान निकाला, अलमारी खोली, सारा सामान आपके सर पे।
पर कितना अच्छा होता अगर उसी अलमारी के अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते, कंपार्टमेंट्स होते, शेल्फ्स होते, तो आपको सामान को ऑर्गेनाइज करना, जमाना बहुत आसान हो जाता, ढूंढना भी बहुत आसान होता साथ में, और कोई भी आपकी अलमारी के अंदर ढूंढ के सामान को निकाल पाता। आप अपने फ्रेंड को या मम्मी को या छोटे भाई को भी बोलते कि जा मेरी वो उस वाले शेल्फ के अंदर वो बुक रखी हुई निकाल के ला दे, तो कितना आसान हो जाता। सो यही चीज अपने को फैसिलिटी मिल रही है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में। इसमें क्योंकि हम अलग अलग मेथड्स बना रहे हैं, तो हमारे लिए कितनी आसान कहानी हो गई, कितनी आसान कहानी हो गई कि अच्छा एरर इस मेथड में आ रही है पर्टिकुलर, तो इस मेथड को बस देखो और उस एरर को दूर कर लो। ठीक है, चलो आज की कहानी को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। प्लीज प्रोसीड फॉर योर मैथ्स क्लास। मैथ्स क्लास की लिंक भी आप सब लोगों के साथ में गूगल मीट जैसे ही वापस से चालू करोगे मैथ्स क्लास की सर लिंक मिल कल जाएगी। सर कल हॉलीडे है क्या सर? वी विल अनाउंस इफ देयर आर हॉलीडेज। ओके, जब